नमस्कार। अब आते हैं हम इफेक्ट्रा में गैमेटोफाइट्स का डेवलपमेंट किस तरह से होता है। तो सबसे पहले मेल गैमेटोफाइट के डेवलपमेंट को देखते हैं। मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट जो कि पॉलन जो मेगा माइक्रोस्पोरेंजिया में जो पॉलन बनते हैं उनके द्वारा इसका डेवलपमेंट होता है और ये हैप्लॉइड संरचना माइक्रोस्पोर की होती है। और इसकी जो संरचना है वो किस प्रकार की होती है सबसे पहले वो देखते हैं। तो इफिड्रा के अंदर जो पॉलन पाए जाते हैं या माइक्रोस्पोर जो पाए जाते हैं वो ओवल या फिर दीर्घवृत्ताकार इलिप्टिकल आकृति के होते हैं। इनकी साइज़ अलग अलग प्रजातियों में अलग अलग होती है। जनरली ये 23 इन 23 से लेके 72 माइक्रोन तक का इनका डायमीटर हो सकता है एक सामान्य उसके अंदर इफिड्रा के अंदर। बाकी अलग अलग प्रजातियों में जैसे जीरार्डियाना में इनकी साइज़ अलग होगी, सेक्सेटेलिस में अलग होगी। तो अलग अलग प्रजाति में इसकी साइज़ हमको अलग अलग दिखाई देती है। सामान्यतः 27 से 72 माइक्रोन तक की इसकी डायमीटर होती है। जो माइक्रोस्पोर की संरचना है वो इसके अंदर दो लेयर्स पाई जाती हैं, दो आवरण पाए जाते हैं। बाहरी वाला आवरण एक्साइन और अंदर वाला आवरण इंटाइन कहलाता है। एक्साइन माइक्रोस्पोर की जो एक्साइन है उसके अक्ष से लंबवत अनेक जो है समानांतर उसके अक्ष के लंबवत लंबे और समानांतर रिजेस पाई जाती हैं, पैरेलल रिजेस होती हैं और इन पैरेलल रिजेस की संख्या 7 से 12 तक हो सकती है। एक्साइन दो भागों में विभेदित होती है। बाहरी भाग जो होता है उसके ऊपर कुछ स्कल्पचर्स वाली आकृतियाँ पाई जाती हैं और इंटाइन जो इसके बाद एक्साइन के बाद इंटाइन पतली भित्ति वाली चिकनी और सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। और ये जो माइक्रोस्पोर हैं ये पीले रंग के और पॉलीकॉल्पेट होते हैं। यूनिसेल्युलर और यूनिन्यूक्लिएट संरचना होती है और ये जो केंद्रक है इसके अंदर एक केंद्रक पाया जाता है जो कि बाद में एक सिरे पर स्थानांतरित हो जाता है। अब इस माइक्रोस्पोर से गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट किस प्रकार से, ये तो माइक्रोस्पोर की संरचना होगी, इससे गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है। तो मेल गैमेटोफाइट का जो डेवलपमेंट है दो स्टेज में होता है। पहली स्टेज जो होती है वो पॉलिनेशन के पहले वाली स्टेज होती है और दूसरी जो होती है पोस्ट पॉलिनेशन के पश्चात डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है। तो पॉलिनेशन के पहले यानी कि माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर ही इनका डेवलपमेंट होता है। तो पॉलिनेशन के पहले जो ये माइक्रोस्पोर्स हैं ये स्पोरेंजिया के अंदर ही रहते हैं और यहीं से इनमें डेवलपमेंट प्रारंभ होता है। तो सबसे पहले जो केंद्रक है ये आधारी सिरे से स्थानांतरित होकर केंद्रक जो है वो आधारी सिरे की ओर, जैसा कि अभी स्ट्रक्चर में आपको बताया कि केंद्रक पहले तो सेंटर में होता है लेकिन बाद में जाकर वो एक बेसल सिरे पर आ जाता है, वहाँ पर स्थानांतरित हो जाता है और दो भागों में दो कोशिकाओं का निर्माण होता है। अनइक्वल और अनुप्रस्थ विभाजन होगा, अनइक्वल प्रकार का अनुप्रस्थ विभाजन होगा, उससे दो कोशिकाओं का निर्माण होगा। छोटी वाली कोशिका जो है वो लैंसियोलेट होती है जो प्रोथेलियल सेल कहलाती है और बड़ी वाली जो होती है वो सेंट्रल सेल कहलाती है। फिर ये जो बड़ी कोशिका है प्रोथेलियल सेल, एक तो प्रोथेलियल सेल बन गई जो छोटी है और दूसरी जो बड़ी है वो सेंट्रल सेल कहलाती है। तो जो सेंट्रल सेल है बाद में इस सेंट्रल सेल में फिर से एक ट्रांसवर्स डिवीज़न होगा और उससे दो सेल का निर्माण होगा। एक प्रोथेलियल सेल मतलब सेकेंडरी प्रोथेलियल सेल बनी और दूसरी जो छोटी है वो प्रोथेलियल सेल कहलाती है और जो बड़ी है वो एंथीरिडियल सेल कहलाती है। अब इस प्रकार से यहाँ पर जो माइक्रोस्पोर है उसके अंदर दो प्रोथेलियल सेल और एक एंथीरिडियल सेल का निर्माण हो जाता है। अब प्रोथेलियल सेल जो है वो कुछ समय के पश्चात डिजनरेट होने लग जाती हैं और इस एंथीरिडियल सेल में अब बची कौन सी, केवल एंथीरिडियल सेल। अब इस एंथीरिडियल सेल के अंदर दो कोशिकाओं का निर्माण होता है, दो संतति कोशिकाएं बनती है, एक जनरेटिव सेल और दूसरी जो थोड़ी सी अपेक्षाकृत बड़ी होती है, डिवीज़न अनइक्वल होगा,
तो दूसरी जो एक छोटी है जो जनरेटिव सेल कहलाती है, और दूसरी जो थोड़ी बड़ी है वो ट्यूब सेल कहलाती है। जनरेटिव सेल के चारों ओर एक स्पष्ट सेल वॉल का अभाव होता है, और ये मतलब इसके चारों ओर सेल वॉल नहीं पाई जाती, सिर्फ साइटोप्लाज्म से ये घिरी हुई रहती है। इसके बाद जो जनरेटिव सेल है उसके अंदर एक पेरिक्लाइनल डिवीज़न होता है और दो संतति कोशिकाएं बनी, और ये जो संतति कोशिका है ये जो दो संतति कोशिकाएं बनी इसमें से एक कहलाती है जो स्टेराइल है वो स्टॉक सेल कहलाती है, और दूसरी बॉडी सेल कहलाती है जिसको स्पर्मेटोजीनस सेल भी कहा जाता है। इस प्रकार से अब यहाँ तक एफिड्रा के अंदर ये जो मेल गैमेटोफाइट का जो विकास हुआ ये स्पोरेंजिया के अंदर होगा, और स्पोरेंजिया में इस प्रकार से 5 सेल की स्ट्रक्चर बन जाती है, और इस 5 सेल स्टेज में अब इस माइक्रोस्पोर का डिस्पर्सल होगा, और ये माइक्रोस्पोरेंजिया से मुक्त होंगे और डिस्पर्स होंगे। माइक्रोस्पोरेंजिया से मुक्त होकर ये जो है ये अब मेगास्पोर की मतलब ये मैं फीमेल गैमेटोफाइट की आर्चिगोनिया पर वहाँ पर उसकी पॉलन चैम्बर में जाते हैं, और फिर वहाँ पर उसका आगे का डेवलपमेंट होता है। यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं ये एक पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर, एक्साइन है अंदर, इंटाइन है। उसके बाद इसके अंदर ये दो डिवीज़न अनइक्वल डिवीज़न हुए, ऊपर वाला छोटा जो है प्रोथेलियल सेल, नीचे वाला ये जो है ये सेंट्रल सेल। फिर इसके अंदर वापस से इस जो सेंट्रल सेल है इसके अंदर फिर से डिवीज़न हुआ और एक और प्रोथेलियल सेल बनी, ये दो प्रोथेलियल सेल बन गई और ये एक एंथेरिडियल सेल। अब यहाँ पर धीरे धीरे ये जो प्रोथेलियल सेल है ये जो धीरे धीरे डिजेनरेट होगी, और इस एंथेरिडियल सेल के अंदर दो सेल का निर्माण होगा। एक यहाँ पर इस तरह से ये देखिए ये दो प्रोथेलियल सेल है, और ये स्टॉक सेल, बॉडी सेल और ये ट्यूब सेल, इस तरह से ये 5 सेल की स्टेज आ जाती है। अब ये जो है ये इसके बाद इसके अंदर जर्मिनेशन की प्रोसेस के बाद ये जो है अब ये जो स्टेज है यहाँ तक तो माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर डेवलपमेंट हो जाएगा, और आगे का ये जो विकास है अब ये उसकी पॉलन चैम्बर में जाकर होगा। तो इसके बाद हम यहाँ पर एफिड्रा की जो माइक्रोस्पोर है इसके अंदर जो एक प्रोथेलियल सेल जो बनती है, सेकेंडरी प्रोथेलियल सेल जो बनती है, यहाँ पर साइंटिस्ट का थोड़ा सा अलग अलग मत है, अलग अलग साइंटिस्ट की, कि ये जो प्रोथेलियल सेल बनती है ये खाली या तो प्रोथेलियल सेकेंडरी प्रोथेलियल सेल बनती है या फिर प्रोथेलियल केंद्रक ही बनता है, मतलब सेल उसके चारों ओर सेल का निर्माण, सेल वॉल का निर्माण नहीं होता है। तो अलग अलग साइंटिस्ट का यहाँ पर अलग अलग मत है इसके लिए। तो महेश्वरी के अनुसार कि जो एफिड्रा फोलिएटा है अलग अलग स्पीसीज़ में जब स्टडी की गई तो अलग अलग रिजल्ट्स प्राप्त हुए थे। तो उसके अनुसार महेश्वरी के अनुसार एफिड्रा फोलिएटा के अंदर सेकेंडरी प्रोथेलियल न्यूक्लियस ही बनता है, इसके आसपास सेल वॉल का निर्माण नहीं होता है। पीएन मेहरा के अनुसार एफिड्रा की जो अन्य प्रजातियां हैं जैसे जिरार्डियाना, सैक्सेटिलीज, इनके अंदर सेकेंडरी प्रोथेलियल सेल का निर्माण होता है, क्योंकि जो केंद्रक है उसके आसपास सेल वॉल मौजूद होती है। तो सिंह और महेश्वरी के अनुसार एफिड्रा जिरार्डियाना में जो अध्ययन किए गए उसके अनुसार भी उन्होंने पुष्टि की है कि जो जनरेटिव सेल के विभाजन के दौरान जो स्टॉक सेल जो सेल ना होकर केवल एक केंद्रक के रूप में ही पाई जाती है, उसके ऊपर भी लोगों ने अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग अपने अपने मत दिए हैं कि वो जो स्टॉक सेल है तो स्टॉक सेल का निर्माण होता है, जैसे एफिड्रा डायस्टैकिस के अंदर देखा गया कि इसके अंदर बोरिस ने कि स्टॉक सेल का निर्माण होता है। मेहरा ने कहा कि यहाँ पर जो एफिड्रा सैक्सेटिलीज है इसके अंदर पहले तो स्टॉक सेल बनती है, लेकिन बाद में बॉडी सेल और स्टॉक सेल के बीच में सेल वॉल के नष्ट हो जाने से दोनों केंद्रक एक ही द्विध्रुव के अंदर दिखाई देते हैं। सिंह और महेश्वरी के अनुसार एफिड्रा जिरार्डियाना के अंदर स्टॉक सेल पाई जाती है। इस प्रकार से साइंटिस्ट का स्टॉक सेल के लिए भी अलग अलग मत है और प्रोथेलियल सेल के लिए भी अलग अलग स्पीशीज़ के अंदर जो अध्ययन किया गया उसके अनुसार अलग अलग मत है। अब ये जो 5 सेल स्टेज में माइक्रोस्पोर बन जाता है ये अब पॉलिनेशन के लिए तैयार रहता है। तब यहाँ पर जो पॉलिनेशन होता है वो एनिमोफिली प्रकार का, मतलब वायु के द्वारा पॉलिनेशन होता है, और
पॉलिनेशन के समय जो न्यूसेलस के ऊपरी सिरे पर पॉलन ड्रॉप स्त्रावित सिक्रीट होती है। जो फीमेल गैमेटोफाइट है वहाँ पर न्यूसेलस के ऊपर पॉलन ड्रॉप्स स्त्रावित होती है जो कि उसकी माइक्रोपाइलर एंड पर आ जाती है, और वहाँ से वायु के द्वारा जब प्रकीर्णित होते हैं, डिस्पर्स होते हैं माइक्रोस्पोर, उस पॉलन ड्रॉप पर जब पहुँचते हैं उड़ के तो उससे चिपक जाते हैं, और जैसे ही वो चिपक जाते हैं और वो पॉलन ड्रॉप धीरे धीरे सूख जाती है, और जैसे ही सूखती है तो ये पॉलन चैम्बर में, ये जो पॉलन है ये पॉलन चैम्बर में अंदर की तरफ खींच लिए जाते हैं। पॉलन चैम्बर इफेट्रा के अंदर काफ़ी अंदर गहराई में स्थित होता है, गहराई में स्थित होता है। तो यहाँ पर ये वायु के द्वारा जो परागण, कुछ साइंटिस्ट का ऐसा मत है जिसे बाइनों के अनुसार इफेड्रा के अंदर इंसेक्ट के द्वारा भी पॉलिनेशन होता है। तो अब ये पॉलिनेशन के बाद ये पॉलन चैम्बर में पहुँच गए पॉलन ग्रेन्स। उसके बाद पॉलन चैम्बर में पहुंचने के बाद मेल गैमेटोफाइट का जो आगे का डेवलपमेंट है वो प्रारंभ हो जाता है। तो पॉलन चैम्बर में यहाँ पर इनकी इंटाइन एक्साइन जो है वो फट जाती है और इंटाइन पॉलन ट्यूब के रूप में बाहर निकल जाती है, और पॉलन ट्यूब के रूप में बाहर निकल जाती है। इसके बाद जो दोनों प्रोथेलियल सेल है वो पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। ट्यूब न्यूक्लियस जो होता है वो वॉल के साथ ही लघु बीजाणु के एक सिरे पर स्थानांतरित हो जाता है, और बॉडी सेल विभाजित होकर जो बॉडी सेल थी वहाँ पर वो विभाजित होकर दो असमान और नॉन मोटाइल मेल गैमेट का निर्माण करती है। ये इस तरह से आप दो मेल गैमेट का, पॉलन ट्यूब के अंदर दो मेल गैमेट का निर्माण हो जाता है। अब पॉलन ट्यूब के अंदर एक ट्यूब न्यूक्लियस और दो मेल गैमेट्स आ जाते हैं। इसके बाद ये जो यहाँ पर इसका जो पूरा डेवलपमेंट है, अब ये फर्टिलाइजेशन के लिए तैयार है। अब ये जो पूरा डेवलपमेंट है ये फ्लो चार्ट से आप देख सकते हैं कि ये पहले प्रोथेलियल सेल बनी, फिर ये सेंट्रल सेल, फिर एंथेरिडियल, ये सेंट्रल सेल के विभाजन से एंथेरिडियल सेल और सेकेंडरी प्रोथेलियल सेल, फिर आगे जो एंथेरिडियल सेल है उससे एक जनरेटिव सेल और एक ट्यूब सेल बनी, फिर इस जनरेटिव सेल से बॉडी सेल और स्टॉक सेल, फिर इस बॉडी सेल से दो मेल गैमेट का निर्माण हुआ। तो इस प्रकार से ये डेवलपमेंट, मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है फर्टिलाइजेशन के पहले, पॉलिनेशन के पहले और पॉलिनेशन के बाद। इसके बाद अब आते हैं हम फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है। तो फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट एक फंक्शनल, यहाँ पर फंक्शनल एक मेगास्पोर, जैसा कि अपन पहले मेगास्पोर डेवलपमेंट में आपको बताया था कि 4 मेगास्पोर बने, उसमें से एक ही फंक्शनल रहता है, बाकी 3 डिजेनरेट हो जाते हैं। एक फंक्शनल मेगास्पोर जो है वो धीरे धीरे आकृति में वृद्धि करता है, और आकृति में वृद्धि करके दो संतति केंद्रकों का निर्माण होता है। यहाँ पर सेल का निर्माण नहीं हो रहा है, केंद्रकों का निर्माण होता है। अब ये जो दोनों केंद्रक हैं ये विपरीत ध्रुव पर एक चैलेजल एंड पर स्थानांतरित हो जाता है और एक माइक्रोपाइलर एंड की तरफ स्थानांतरित हो जाता है। अब ये दोनों जो केंद्रक है ये बार बार विभाजन करके जो मेगास्पोर है उसके अंदर 4 से 8 और 8 से 16 फ्री न्यूक्लियाई बन जाते हैं। अब ये जो फ्री न्यूक्लियाई हैं ये पेरिप्लाज्म में व्यवस्थित रहते हैं, और इसके साथ ही इन केंद्रकों का विभाजन निरंतर जारी रहता है, और लगभग 256 से लेके 512 तक फ्री न्यूक्लियाई का निर्माण हो जाता है। अब ये जो गुरु बीजाणु है इसमें जो वैक्यूल है वो मध्य भाग में उपस्थित होती है, और धीरे धीरे जब केंद्रकों की संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है तो ये वैक्यूल धीरे धीरे नष्ट हो जाती है और सभी केंद्रक गुरु बीजाणु में समान रूप से वितरित हो जाते हैं। अब ये जो फ्री न्यूक्लियाई है इनमें धीरे धीरे वॉल का निर्माण होने लगता है, और एक वॉल का निर्माण होने लग जाता है, और ये धीरे धीरे एक मल्टी सेलुलर प्रोथैलस का मल्टी सेलुलर फीमेल प्रोथैलस या फीमेल गैमेटोफाइट का विकास करता है।
ये यहाँ पर आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये फंक्शनल मेगास्पोर है। इस मेगास्पोर की धीरे धीरे साइज़ बड़ी होती है, 2 केंद्रक का निर्माण हुआ, ये इस तरह से यहाँ पर 2 केंद्रक का निर्माण हुआ, एक चैलेजल एंड की तरफ, एक माइक्रोपाइलर एंड की तरफ। फिर यहाँ पर ये वैक्यूल धीरे धीरे बड़ी हो रही है और ये केंद्रक डिवीज़न करके ये यहाँ पर 16 के बाद और कई सारे, ये यहाँ पर पहले तो 4 से ये 16 के बाद ये कई सारे बन जाते हैं और ये वॉल का निर्माण इनके अंदर चालू हो जाता है और ये इस तरह से एक गैमेटोफाइट फीमेल प्रोथैलस का निर्माण हो जाता है। अब ये प्रोथैलस के निर्माण के बाद यहाँ पर आपस में ये सेंट्रीपिटल पैटर्न में परिधि से केंद्र की ओर इसके अंदर वॉल का फॉर्मेशन सेंट्रीपिटल पैटर्न में होता है, वॉल का फॉर्मेशन, और प्रत्येक केंद्र के चारों तरफ एक वॉल का निर्माण हो जाता है। अब माइक्रोपाइलर एंड, इस प्रोथैलस का जो माइक्रोपाइलर एंड है वो धीरे धीरे चौड़ा हो जाता है, इसके बाद चौड़ा होता है और ये चैलेजल एंड की तरफ सकरा और पतला होता है। माइक्रोपाइलर सिरे की तरफ जो कोशिकाएं होती है वो थोड़ी बड़ी और पैरेन्काइमा और बड़ी साइज़ की होती है, मतलब दीर्घित होती है और मृदुतकीय बड़ी साइज़ की होती है, जो सक्रिय रूप से विभाजित नहीं होती है और इनमें साइटोप्लाज्म की मात्रा भी कम होती है। जबकि चैलेजल सिरे की तरफ वाली जो कोशिकाएं हैं वो पॉलीगोनल होती है, अपेक्षाकृत छोटी होती हैं और सक्रिय होती हैं और विभाजन करने वाली होती है, इनमें विभाजन होता है। अब डेवलपमेंट, आर्चिगोनिया का डेवलपमेंट किस तरह से होता है इस फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर? तो जो प्रोथैलस है इसके माइक्रोपाइलर सिरे की तरफ जो सुपरफिशियल सेल्स हैं वो आर्चिगोनियल इनिशियल की तरह कार्य करती है और आर्चिगोनियल इनिशियल के अंदर सबसे पहले एक अनुप्रस्थ विभाजन होता है जिससे 2 डॉटर सेल बनती हैं, एक प्राइमरी नेक सेल कहलाती है और दूसरी कहलाती है सेंट्रल सेल। ये यहाँ पर आप इसको फ्लो चार्ट इस डायग्राम में देख सकते हैं। ये 2 सेल बन गई, प्राइमरी नेक कैनाल सेल और दूसरी सेंट्रल सेल। अब जो नेक कैनाल सेल है ये बार बार डिवीज़न करके 30 से 40 कोशिकाएं बना लेती हैं। इस तरह से ये एक लंबी नेक का निर्माण हो जाता है, ये एक लंबी नेक का निर्माण हो जाता है और जो इसके अंदर नेक सेल्स बनती, लंबी नेक का निर्माण हो जाता है, नेक सेल्स बनती, इसके अंदर नेक कैनाल सेल का अभाव होता है। तो नेक सेल बारंबार विभाजन करके एक लंबी नेक का निर्माण करती है, 30 से 40 नेक सेल्स बन जाती हैं। अब ये जो एक दूसरी जो सेल है सेंट्रल सेल, ये सेंट्रल सेल जो आर्चिगोनिया के अंदर, ये जिम्नोस्पर्म के अंदर इफिड्रा, जिम्नोस्पर्म में जो इफिड्रा इसके अंदर सबसे लंबी नेक जो पाई जाती है, इसका इफिड्रा एक एग्जाम्पल है कि आर्चिगोनिया की नेक इसमें काफ़ी लंबी पाई जाती है। अब इफिड्रा के अंदर 1 से लेकर जो आर्चिगोनिया की संख्या है वो 1 से लेकर 8 होती है। इसमें केवल 2 या 3 ही आर्चिगोनिया मैच्योर होती है, मतलब फर्टिलाइज्ड होती हैं, केवल 2 या 3 ही, बाकी कम से कम 8, इसके अंदर 1 से लेकर 8 तक की संख्या में स्त्रीधानियाँ आर्चिगोनिया बनती है। अब नेक सेल के विकास के साथ ही यहाँ पर जो सेंट्रल सेल है वो बड़ी हो जाती है और ये सेंट्रल सेल विभाजन करके दो सेल बनाती हैं, एक वेंट्रल कैनाल न्यूक्लियस, 2 न्यूक्लियस बनाती हैं, केंद्रक बनाती हैं, 2 सेल नहीं केंद्रक बनाती हैं। एक कहलाता है वेंट्रल कैनाल सेल और दूसरा कहलाता है एग न्यूक्लियस। अब एग न्यूक्लियस जो है वो मध्य में आ जाता है और वेंट्रल सेल जो है वो धीरे धीरे विघटित हो जाती है। अब यहाँ पर जो फर्टिलाइजेशन के समय यहाँ पर जो केंद्रकीय कोशिकाएं जो हैं वो चारों ओर से न्यूसेलस की कोशिकाओं में बार बार विभाजित होकर 2 से 3 मोटाई वाला जैकेट का निर्माण कर देती है। बाहर की तरफ जो न्यूसेलस है, यहाँ पर इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये जो न्यूसेलस है बाहर की तरफ जहाँ पर ये फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट हुआ है, तो ये 2 से 3 जैकेट लेयर का एक आर्चिगोनिया के चारों तरफ इस तरह से जैकेट का निर्माण कर देती है। अब यहाँ पर जो इफिड्रा में नेक कैनाल सेल तो पाई नहीं जाती। अब ये जो नेक सेल है ये भी फर्टिलाइजेशन के समय अब ये फर्टिलाइजेशन के लिए तैयार है
यहाँ पर आप इस फ्लो चार्ट में भी देख सकते हैं कि इसका आर्चीस्पोरियल सेल से जो डेवलपमेंट है वो एक पैराइटल सेल बनी, और पैराइट जो कि सुपरफिशियल सेल के डिवीज़न से माइक्रोपाइलर एंड की जो सुपरफिशियल सेल्स हैं उनमें आर्चिगोनियल इनिशियल जो आर्चिगोनियल इनिशियल सेल है उसके अंदर एक अनुप्रस्थ विभाजन से 2 सेल बनी, और ये अम, ये यहाँ पर मेगास्पोर मदर सेल से जो गैमेटोफाइट का निर्माण हुआ है इस फ्लो चार्ट में वो बताया हुआ है कि ये यहाँ से इतने जो केंद्रक का निर्माण हो गया है, इतने केंद्रक का निर्माण हुआ है, और उससे गैमेटोफाइट का प्रोथैलस का डेवलपमेंट हुआ इस फ्लो चार्ट के अंदर। और इसके बाद वाला आपको अभी बताया। इसके बाद अब जो फर्टिलाइजेशन होता है वो फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस है कि आगे उसमें फर्टिलाइजेशन किस तरह से होगा, तो जो पॉलिनेशन की जो प्रोसेस है, पॉलिनेशन और निषेचन इन दोनों की क्रियाओं के अंदर 10 घंटे का अंतराल होता है, और दूसरे जिम्नोस्पर्म की अपेक्षा इफीड्रा में फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस जल्दी होती है। तो फर्टिलाइजेशन अब हम नेक्स्ट उसमें देखेंगे। धन्यवाद।